नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 5 बज चुके हैं और ये समय होता है उस बुलेटिन का जिसमें हम आपको दिन भर की तमाम अहम खबरें बताते हैं, जिससे कि कोई भी अपडेट, कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। जी हां, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का आज हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। सिडनी के इस मैदान पर 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने 152 रन बनाए थे, 4 विकेट खोकर। खराब शुरुआत के बावजूद डेरिल मिचेल के अर्धशतक के दम पर न्यूजीलैंड ने 152 रन बनाने में कामयाबी हासिल की। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने 153 रन का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान ने लक्ष्य 7 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। 7 विकेट से न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। उस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम पाकिस्तान से फाइनल में भिड़ेगी। आपको बताएं कि फाइनल मुकाबला 13 तारीख को होना है और तमाम फैंस और क्रिकेट प्रेमी यही दुआ कर रहे हैं कि फाइनल मुकाबले में भारत पाकिस्तान का सुपर मैच देखने को मिले, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कल के मुकाबले का जो एडिलेड में खेला जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी देहरादून समेत राज्य के सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित परेड में शामिल हुए। इसके अलावा वो देहरादून में शहीद स्थल पर भी पहुंचे। वहां उन्होंने राज्य के आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। ये वो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए आंदोलन किया था और इस दौरान उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने अलग राज्य उत्तराखंड के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले शहीदों को नमन किया। इस मौके पर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस प्रदर्शनी में राज्य के विकास की झलकियां दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। आज उत्तराखंड राज्य को स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के अमर शहीदों को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, जिनकी शहादत के कारण से, जिनके लंबे संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, मैं उन सबको नमन करता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि हमारी माताओं बहनों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमने वो आंदोलन देखा है, हमने नजदीक से वो पीड़ा देखी है, इसलिए उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। यही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में फिर रौनक दिखाई दी। कार्तिक महीने में स्नान, ध्यान, दीपदान और खिचड़ी का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने में भगवान बद्रीनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, इसलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इसके बावजूद लोग तप्त कुंड और अलकनंदा के पावन जल में स्नान कर रहे हैं। वहां के पुजारियों ने बताया कि बीते सालों के मुकाबले इस साल काफी भीड़ है। अगले कुछ दिनों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहां सर्दियों में काफी ठंड और बर्फबारी होती है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर भगवान की डोली को जोशीमठ लाया जाता है। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में पाकिस्तानी सीमा के पास खेतों से एक बड़ा ड्रोन बरामद हुआ है। बीएसएफ ने बताया कि रात को वहां आसमान में ड्रोन दिखाई दिए थे, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इसके बाद वहां बीएसएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक खेत में ये ड्रोन पड़ा मिला। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहीं इसके जरिए कोई नशीला पदार्थ या हथियार तो नहीं भिजवाए गए थे। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीमा पर पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए घुसपैठ की गई है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसी कोशिशें हुई हैं। हालांकि जवान सीमा पर मुस्तैद रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, तो इन साजिशों को नाकाम कर दिया जाता है। कई ड्रोन भी हाल के दिनों में मार गिराए गए हैं सीमा पर। हमारा ड्रोन
नजर आया, हमें आवाज सुनी हमारे, और जो अलर्ट ट्रूप्स थे हमारे उन्होंने काफी हैवी फायर किया उसके ऊपर, और उसकी जो ऊंचाई थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमें पूरा श्योर थे कि वो ड्रोन को जो बुलेट हिट की है। तो रात को ही हमने जो डेप्थ एरिया में जो हमारा डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे, और ये पार्टियां पेट्रोलिंग में थी, उनको सबको अलर्ट किया और हमने एरिया को कॉर्डन भी करा। रात भर सर्च चली और मॉर्निंग में भी सर्च चली, और मॉर्निंग में हम लोग को ये पता लगा कि यहाँ पे ड्रोन गिरा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी दुनिया से निराली है। जैसा कहीं नहीं होता वैसा काशी में सुनने और देखने को मिलता है। मान्यता है कि महादेव की नगरी काशी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। इसी काशी में एक राक्षसी त्रिजटा का भी मंदिर है। उनकी पूजा कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन होती है। एक दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा थी, इसी वजह से आज वहां भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि कार्तिक मास में एक महीने गंगा स्नान के बाद जो भी त्रिजटा की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काशी के इस मंदिर में त्रिजटा के दर्शन और पूजा के लिए दूर दूर से भक्त वहां पहुंच रहे हैं। इस अनोखे मंदिर में चढ़ावा भी बेहद खास होता है। त्रिजटा को मूली और बैंगन का भोग लगाया जाता है। त्रेता युग से है ये मानता। कार्तिक मास का जो नहान करते हैं, पूरे महीना जो नहान करते हैं, उसको अघन मास के प्रतिपदा वाले दिन माता का पूजा होता है, माँ त्रिजटा का। जैसे माँ रक्षा सीता माँ का की हैं, उसी प्रकार उनसे कामना करते हैं कि वो हम स्त्रियों का भी रक्षा करें। बहुत महानता है, सतयुग से आ रहा है ये प्रथा, और हम लोग त्रिजटा माता का दर्शन आज अगहन के शुक्ल पक्ष में हम लोग करते हैं, और ये इनका नहीं दर्शन करेंगे तो 1 महीने का फल हमको नहीं मिलेगा। इसका बहुत महानता है। इसलिए जटा माँ है ना, इसलिए मूली में 3 जटा रहता है, इसलिए जटा माँ को जटा के तरह मूली के तौर पर चढ़ाया जाता है। सीता माँ का रक्षा किए जटा माता, इसीलिए उनका सीता माँ इनको आशीर्वाद दिए कि आपका भी सब स्त्री लोग पूजा करती हैं, करें। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनका स्थान लिया है। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ न्यायिक बिरादरी में ऐसे फैसले देने के लिए जाने जाते हैं जो विधि शास्त्र में मील का पत्थर बन गए हैं। हाल ही के फैसले की बात करें तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने का फैसला उन्होंने ही दिया था। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी की। इस दौरान उन्होंने नूरी नाम की बाघिन को अपने शिकार के पीछे भागते देखा। उन्होंने करीब 15 मिनट तक बाघिन को निहारा। एक दिन पहले भी सचिन बाघिन रिद्धि को देखने गए थे। बताया गया है कि सचिन अपनी पत्नी अंजलि का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के साथ राजस्थान के रणथंभौर पहुंचे हैं। दिल्ली में आज से फिर स्कूल खुल गए। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे। बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल छोड़ने गए। कुछ छात्रों के माता पिता ने वायु प्रदूषण को देखते हुए अभी स्कूल बंद रखने की मांग की है, जबकि कईयों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाने का सुझाव दिया है। असल में राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से कुछ दिन पहले प्राथमिक यानी 5वीं तक की क्लास के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। हालांकि प्रदूषण के स्तर में अभी ज्यादा सुधार नहीं आया है, लेकिन जहरीली धुंध की चादर कुछ कम हुई है, लिहाजा इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू है। इसकी अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग समय पर लागू किया जाता है और इसी के तहत प्राइमरी तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था, क्योंकि तब जो दिल्ली का AQI है वो काफी खतरनाक स्तर पर था। हालांकि पिछले दिनों हवा में तेजी आने की वजह से इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये खराब की स्थिति में बना हुआ है और इस सुधार के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया, जिससे कि कुछ अभिभावक खुश नहीं हैं। सर अभी प्रदूषण तो नहीं खत्म हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है प्रदूषण की वजह से।
बड़े तो समझदार है, मास्क लगा लेंगे, छोटे बच्चे थोड़ी मास्क लगा के इतनी देर रखेंगे। अभी हमारे हिसाब से तो स्कूल बंद ही रखना चाहिए कुछ दिन सरकार को, नहीं है तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं आप। पोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, जो पोल्यूशन है अभी तो शुरुआत हुई है पोल्यूशन की। और जो अभी स्कूल खुले हैं मानता हूँ ठीक है, छुट्टी भी दी स्कूल की और अभी आके खुले हैं तो काफ़ी जल्दी तो पोल्यूशन खत्म नहीं हो पाएगा। और अभी जो आने वाली सर्दियाँ हैं पोल्यूशन तो जरूर होएगा, ऐसा तो नहीं होएगा पोल्यूशन। ओडिशा के कटक में एक ऐसा अनोखा काम किया जा रहा है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। वहां रेत की एक ऐसी नाव तैयार की जा रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी रेत की नाव होगी। इस पर 25,000 दिए भी रखे गए हैं। नाव तैयार होने के बाद दियों को जलाया जाएगा। चिड़िया के आकार में बनाई जा रही इस नाव में रंगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि इसे कई लोग मिलकर बना रहे हैं। ये रेत की सबसे बड़ी नाव सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की अगुवाई में तैयार की जा रही है। सुदर्शन पटनायक दुनिया भर में 50 से ज्यादा सैंड आर्ट प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने पहला स्थान हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों और मकानों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। वहां पीर पंजाल के जंगल और मुगल रोड पर कई घंटों आसमान से रुई की तरह बर्फ गिरती रही। आलम यह रहा कि बारिश और बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो गई। गाड़ियों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। हालात बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया है। वहां हुई बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट आई है। तो यह खूबसूरत नजारा पुंछ जिले का है जहां बर्फबारी हुई है और जैसे जैसे सर्दी का सीजन आगे बढ़ेगा ये खूबसूरत नजारे और देखने को मिलेंगे। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही सुंदर तस्वीरें सामने आती रहेंगी। हालांकि बर्फबारी का यह दृश्य भले ही आंखों को सुकून दे, मन को ठंडक पहुंचाए, लेकिन इस बर्फबारी के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि जो पर्यटक कश्मीर में जाते हैं वो इस बर्फबारी को देखने, इसको निहारने के लिए ही जाते हैं। और इस बार तो कश्मीर में पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद हुई है और जो मौसम शुरुआती सीजन में ही इशारे कर रहा है, संकेत दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार बर्फबारी के सीजन में खासी तादाद पर्यटकों की वहां रहने वाली है। जम्मू कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही वहां चारों तरफ रौनक छानी शुरू हो गई है, क्योंकि ठंड शुरू होते ही कश्मीर का नजारा बेहद खूबसूरत लगने लगता है। इसकी वजह है चिनार के पत्ते। चिनार के ये सुर्ख पत्ते अब झड़ने लगे हैं, जिसने कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। चारों ओर लाल सुर्ख रंग के चिनार के पत्ते एक अलग ही एहसास लोगों को दिला रहे हैं। पतझड़ का ये मौसम न सिर्फ कश्मीर की सुंदरता में रंग बिखेर रहा है, बल्कि वहां पहुंच रहे पर्यटकों का भी मन मोह रहा है। कहते हैं चिनार के ये पत्ते अक्टूबर से ही धीरे धीरे लाल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये पत्ते जमीन पर गिरने शुरू होते हैं तो कश्मीर में ठंड की शुरुआत हो जाती है। यूं तो कश्मीर में हर एक मौसम हसीन और सुहाना होता है, लेकिन कहीं न कहीं सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम होता है। अक्टूबर से शुरू होने वाले इस मौसम में चिनार के सभी पत्ते हरियाली बदलकर लाल रंग इख्तियार करते हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। अगली खबर गुजरात के सूरत से है। वहां के गांव में लोगों ने अपने डीजल पंपों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप में बदल दिया है। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने ये करके दिखाया है। ये काम हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से। इसका नतीजा ये हुआ है कि गांव में लोगों ने डीजल पंप से किनारा कर लिया है। अब ये लोग खेती में सोलर पैनल से चलने वाले इन्हीं पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन्हीं सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से खेतों की सिंचाई की जाती है। ये सोलर पंप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, साथ ही बिजली का बिल भी नहीं आता। इसके अलावा लोगों को महंगा डीजल खरीदने के लिए अपनी जेब भी खाली नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ जो डीजल पंप चलता था उसमें इंजन का धुआं
और एक एक घंटा जो चलते थे डीजल इंजन, उसमें बहुत नुकसान हो रहा था, पॉल्यूशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, खर्च में भी ज़्यादा हो रहा था। उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न था और हम लोग ने भी सोचा, माननीय विधायक जी को बुलाया और हम लोगों ने मीटिंग की बात की। उसके हिसाब से एक एनजीओ संस्था के साथ मिल के हम लोगों ने जो ये जहमत उठाई, उसमें हम लोग को बहुत बेनिफिट हुआ। हमारे यहाँ के जो फार्मर है वो आर्थिक पगभर हुए और उसको मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। हमारे करीबन पहले जो डीजल मशीन से हमें खेत में पानी करते थे, तो कम से कम एक महीने का खर्चा था 3 से 4 हज़ार, तो वार्षिक खर्चा हमारा 80 से 1 लाख रुपया खर्चा डीजल में ही जाता था। और ये अभी सोलर के फायदा क्या हुआ है कि इसकी बचत हुई है और पॉल्यूशन का भी मुक्त हुआ है। कूड़े के जितने भी यहाँ पे बस्ती है गांव के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या होता था कि एक भूखमरे से परेशान थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे सोलर यहाँ पे आई, जिसकी वजह से जो सिंचाई की जो यहाँ पे सुविधा हुई, जिसकी वजह से आज जो खेडूत है वो सालाना 3 यहाँ पे क्या पाक ले सकते हैं फसल।